गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज फिर यहाँ एकत्रित हुए हैं लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में, जिसमें मैं आपको बता रहा था कॉमन डिसेबिलिटी का कॉमन पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी विकलांगता का परिचय, जिसमें हमने यूनिट 1 की 1.4 तक अध्ययन किया। कल हमने व्यापकता दर और विस्तार दर के बारे में जाना, ये कैसे होती है, इसका फार्मूला क्या होता है और इसको कैसे ज्ञात करेंगे। कुछ कारकों के बारे में जाना, कारक संबंधी जैसे आयु, लिंग, सामाजिक स्तर, धार्मिक कारक, इन सब के बारे में जाना। अभी थोड़ा सा और इस पर अध्ययन करते हैं और जानते हैं ये इसके अनुसार विकलांगता की परसेंटेज क्या है। थाइलोफोरस 1998 के अनुसार थाइलोफोरस 1998 के अनुसार विश्व में 45 करोड़ लोग पूर्णतः दृष्टिबाधित हैं तथा 135 करोड़ लोग अल्पदृष्टि से प्रभावित हैं। जी हाँ, 45 करोड़ लोग टोटली विजुअल इम्पेयरमेंट हैं तथा 135 करोड़ लोग लो विजन से ग्रसित हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1997 के अनुसार यानी WHO के अनुसार विश्व में 38 करोड़ लोग पूर्णतः दृष्टि से बाधित तथा 10 करोड़ लोग अल्प दृष्टि से बाधित तथा 1 करोड़ लोग दृष्टिबधिरता से पीड़ित हैं। यहाँ पे इन्होंने दृष्टिबधिरता दृष्टिबधिरता का नाम लिया। मैं बताता चलता हूँ आपको। दृष्टिबधिरता का अर्थ होता है जो व्यक्ति आँखों से देख नहीं सकता, यानी कि विजुअल इम्पेयरमेंट हो और उसके साथ वो सुनने में भी अक्षम हो, तो इस प्रकार की दिव्यांगता को हम दृष्टिबधिरता के नाम से जानते हैं। आगे चल के हम इसका अध्ययन विस्तार में करेंगे। तो टॉपिक पे आते हैं। PID के अनुसार भारत में 14.6% बच्चे दृष्टिबाधित हैं। इसी में आगे है श्रवण अक्षम विश्व स्वास्थ्य संगठन 1998 के अनुसार कुल 123 करोड़ लोग श्रवण अक्षम हैं। 1991 में राष्ट्रीय पुनर्वास संस्थान द्वारा 32.42 लोग भारत में श्रवण अक्षम हैं। जी हाँ, 32.42 करोड़ लोग भारत में श्रवण अक्षम हैं। 32.42 लाख। मानसिक मंदता की ओर बढ़ते हैं तो NSSO के अनुसार 1991 की रिपोर्ट के अनुसार 1000 बच्चों में ग्रामीण स्तर पर 31 बच्चे तथा शहरी क्षेत्र में 9 बच्चे विकासात्मक रूप से पिछड़े पाए गए, जो कि 0 से 14 वर्ष के बीच के थे। भारत में लगभग 24 करोड़ लोग मंदबुद्धि बच्चे हैं, जिनमें 15 करोड़ 10 वर्ष की आयु के नीचे हैं। इनमें से 12% मॉडरेट, 7% सीवियर और 1% प्रोफाउंड हैं। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड ये एक कैटेगरी होती, डिग्री होती है, जिसके अनुसार हम मानसिक मंदता की दिव्यांगता को मापते हैं कि कितने प्रतिशत दिव्यांगता है, उसी के अनुसार इसको हम डिग्री में डिवाइड करते हैं। जैसा कि आंकड़े बताते हैं, इससे ये पता चलता है कि मानसिक मंदता के जो
बच्चे से ग्रसित दिव्यांग हैं वो ज़्यादातर जन्म से 5 वर्ष की आयु या 12 वर्ष की आयु तक ज़्यादा होता है। अच्छा, मानसिक मंदता के होने के कारणों की भी चर्चा हम आगे करेंगे। फिलहाल अभी आगे जानते हैं कि गामक अक्षमता के कुल 300 करोड़ पीड़ित हैं, जिनमें 3 करोड़ बच्चे 14 वर्ष से कम आयु के हैं। जी हाँ, 300 करोड़ पीड़ित हैं, जिसमें 3 करोड़ बच्चे 14 वर्ष से कम आयु की हैं। ये 14 वर्ष से कम आयु के मतलब होने का कारण ये है कि अभी तो अपना भारत देश पोलियो मुक्त हो चुका है, लेकिन आज से कुछ साल पहले भारत में पोलियो बीमारी बहुत व्यापक रूप से फैली थी। ये पोलियोमाइलाइटिस नामक विषाणु से होती है, जिसमें पांव टेढ़े हो जाते हैं और इससे ग्रसित व्यक्ति गामक अक्षमता दिव्यांग हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे सरकार ने प्रसार करके और मेहनत करके इस रोग पे काबू पा लिया। अभी ये माना जाता है कि भारत पोलियो मुक्त देश है। WHO के अनुसार 10 करोड़ लोग पोलियो से पीड़ित हैं। अधिगम अक्षम, ध्यान में कमी की असमानता, अतिसंचितता, ADHD विकसित देशों में 10% से 30% तक दिखाई पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 1 का 1.4 ख़त्म होता है। अब हम यूनिट 1 का 1.5 सोशल एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ का अध्ययन करेंगे। तो अब तक हमने क्या जान लिया? विकलांगता के बारे में, प्रकार, PWD एक्ट के अनुसार व्यापकता दर, विस्तार दर। और अब हम अगले पॉइंट में शुरू करेंगे सोशल एंड एजुकेशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों की सामाजिक और शिक्षण संबंधी आवश्यकताएं। जी हाँ, दिव्यांगों की सामाजिक व शैक्षिक आवश्यकताएं। विकलांग बच्चों की आवश्यकता। बच्चों की वृद्धि और विकास के साथ उसके संबंध से ही जाना जा सकता है। परिवेश में घर के अलावा
पास पड़ोस विद्यालय आदि संपर्क में आने वाले प्रत्येक सदस्य की नज़दीकी संबंध आते हैं। ये संबंध एवं परिवेश बच्चों के विकास और सीखने को प्रभावित करते हैं, परंतु सीखना तभी पूर्ण हो पाता है जब बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। इन विशिष्ट बच्चों की विभिन्न प्रकार की ज़रूरतें होती हैं। इस संबंध में कई ऐसे शक्तिशाली समूहों की आवश्यकता होती है जो दबाव बना सकें और उन्हें उनके अधिकार और अवसर की समानता के प्रति जागरूक कर सकें। विकलांग बच्चों की बहुत सारी आवश्यकता होती है, जिसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक आवश्यकता प्रमुख व आवश्यक है। तो पहले हम चर्चा करेंगे सामाजिक आवश्यकता पर। सामाजिक आवश्यकता। सभी विकलांग आपस में एक दूसरे से पूर्ण अलग होते हैं। इनका सही ढंग से पुनर्वास तभी हो सकता है जब इनकी स्थिति में सुधार करके समाज के दृष्टिकोण में बदलाव लाकर इन्हें समाज के योग्य बनाया जा सके। इन्हें प्रत्येक सामाजिक अवसरों एवं क्रियाओं में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। इन अवसरों में इनको अन्य लोगों की तरह महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, अतः सामाजिक एकीकरण व्यक्ति के सामाजिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है, जिसके द्वारा ये समाज में अपनी भूमिका निभाते हुए सामाजिक समायोजन एवं स्थायित्व को प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य ये है छात्रों कि विकलांग व्यक्तियों को हमारे समाज में शामिल करते हुए समाज में शामिल कैसे करेंगे, आसपास होने वाले समारोह, मिलन या कहीं कुछ कार्निवाल आदि में उनको हम आमंत्रित करें और उनके साथ ऐसा व्यवहार ना करें कि इनको ऐसा लगे कि हम विकलांग हैं या दिव्यांग हैं तो हमको अलग से अटेंशन दी जा रही है, ऐसा ना होने पाए और उनको ये महसूस होने दिया जाए कि हम भी बाकी सामान्य व्यक्तियों की तरह ही हैं, तथा उनको सामाजिक एकीकरण के बारे में बताया जाए। कुछ ऐसे समूहों की ज़रूरत है जो दबाव बनाकर विकलांगों के प्रति सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हो सकें। अब आती है शैक्षिक आवश्यकता। शैक्षिक आवश्यकता क्या होती है? सभी विकलांग को विभिन्न प्रकार की शैक्षिक आवश्यकता होती है, जैसे अल्प एवं अतिश्रवण अक्षम, गामक अक्षम, अल्प मानसिक मंदत्व तथा अल्पदृष्टि वालों को सामयिक शिक्षा की तथा अन्य वर्ग के विकलांगों को विशेष शिक्षा एवं गंभीर तथा अति गंभीर विकलांग बच्चों को व्यक्तिगत प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विकलांग को पढ़ाने की विधि भी अलग अलग होती है, जैसे दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल लिपि, श्रवण बाधितों के लिए हस्तलिपि, ओष्ठ पठन इत्यादि तरीके की आवश्यकता होती है। जो हमारे अल्प श्रेणी के दिव्यांग हैं उनको हम एकीकरण विधि से यानी समावेशी विधि से पढ़ा सकते हैं, परंतु जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ती है तो ऐसे ऐसे इनके लिए अलग अलग मेथड्स की आवश्यकता पड़ती है। जब ये अति गंभीर श्रेणी में आ जाते हैं तो इनके लिए फिर व्यक्तिगत शिक्षण की आवश्यकता पड़ती है। इसके साथ ही इनकी शैक्षिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु विभिन्न शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता होती है।
जैसे जैसे दृष्टिबाधितों के लिए ब्रेल स्लेट, अबेकस, टेलर फ्रेम इत्यादि, श्रवण बाधित बच्चों के लिए ध्वनि प्रशिक्षण, वाणी प्रशिक्षण यंत्र, श्रवण यंत्र आदि, मानसिक मंदितों के लिए विभिन्न प्रकार के फ्लैश कार्ड इत्यादि शैक्षिक उपकरणों की आवश्यकता होती है। इनकी शैक्षिक आवश्यकता के अंतर्गत इनके लिए प्रशिक्षित विशेष शिक्षकों का होना भी आवश्यक है। इसके साथ ही विकलांगों की कक्षा व्यवस्थापन एवं वातावरण भी उनकी अक्षमता के अनुरूप व्यवस्थित करना, जो इनकी शैक्षिक आवश्यकता का मुख्य अंग है। तो हर दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्ति को अलग अलग तरीक़ों की, अलग अलग विधि से पढ़ाने की आवश्यकता होती है तथा उनकी कुछ शैक्षिक आवश्यकताएं अलग होती हैं। शैक्षिक आवश्यकताओं में जैसे जो हमारे दृष्टि दिव्यांग छात्र हैं उनको अबेकस, टेलर फ्रेम आदि की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार श्रवणक्षम जो बालक हैं उनको ग्रुप हियरिंग एड या श्रवण यंत्र आदि की आवश्यकता होती है। इसी तरह मानसिक विकलांग दिव्यांग बालकों की शिक्षा हेतु उन्हें फ्लैश कार्ड, चार्ट पेपर आदि की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ कक्षा का माहौल ऐसा होना चाहिए जो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट हो। बैरियर फ्री इन्वायरमेंट से यहाँ तात्पर्य है बाधा मुक्त वातावरण। बाधा मुक्त वातावरण कैसे? जैसे सीटों की व्यवस्था ऐसी की गई हो जिसमें बच्चे टकरा कर गिरे ना तथा सीढ़ी उनको न चढ़ना पड़े, रैंप हो इत्यादि की व्यवस्था होनी आवश्यक है। तो छात्रों, यहीं पे हमारा यूनिट 1 समाप्त होता है। अब हम यूनिट 2 में आएंगे, जिसे यूनिट 2 में सबसे पहले हम विकलांगताओं के बारे में जो हमने चर्चा की थी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट में 7 प्रकार के विकलांगताओं को शामिल किया गया है, उन विकलांगताओं को थोड़ा सा विस्तार में जानने का प्रयत्न करेंगे। यूनिट 2 के 2.1 में सर्वप्रथम पहली विकलांगता जो आती है जिसके बारे में हम जानेंगे वो है श्रवण अक्षमता यानी हियरिंग इम्पेयरमेंट। श्रवण दोष एक ऐसी अक्षमता है जिसमें प्रभावित व्यक्ति को समान व्यक्ति की अपेक्षा सुनने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अर्थात जो एक समान व्यक्ति जिन ध्वनियों को आसानी से सुन लेता है, परंतु दूसरा व्यक्ति श्रवण अक्षम होने के कारण उन ध्वनियों को नहीं सुन पाता है, तो इस प्रकार के दिव्यांगता को हम श्रवण अक्षमता कहते हैं। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अनुसार श्रवण विकलांगता का अर्थ बधिरता के साथ श्रवण क्षतिग्रस्तता है। अच्छे कान में 70 डेसिबल से अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण श्रवण दोष होना ही श्रवण अक्षमता है। एक बार मैं फिर से दोहराऊंगा, इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा। भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अनुसार श्रवण विकलांगता का अर्थ बधिरता के साथ श्रवण क्षतिग्रस्तता है। अच्छे कान में 70 डेसिबल से अधिक अथवा दोनों कानों में पूर्ण अथवा श्रवण दोष होना ही श्रवण अक्षमता है। योजना आयोग एवं विकलांग जन अधिनियम 1995 1995
योजना आयोग विकलांगजन अधिनियम 1995 के अनुसार वह व्यक्ति श्रवण बाधित कहा जाएगा जो 60 डेसिबल या उससे अधिक डेसिबल पर सुनने की क्षमता रखता हो। जी हाँ, यानी कि वो 60 डेसिबल से अधिक की ध्वनियों को सुन पाता हो। यदि वो 60 डेसिबल से नीचे की ध्वनियों को सुन रहा है तो वो श्रवण अक्षम नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि उसके सुनने की क्षमता 60 डेसिबल से अधिक की है तो उस व्यक्ति को श्रवण अक्षम की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। अब जानते हैं श्रवण क्षतिग्रस्तता के प्रकार। जैसे ये कंप्लीट बंद कर दिया नहीं, चालू है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे करो, एक बार बोल दो बच्चों को कि स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अच्छा, एक बार साइड हो गया तो बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें कुछ सेकंड के लिए, फिर डिसेबल कर दें। आप सामने रहेंगे तो स्क्रीनशॉट लेगा। श्रवण क्षतिग्रस्तता के प्रकार में सबसे पहले आता है नंबर 1, एज। अकॉर्डिंग टू एज, उम्र के अनुसार श्रवण क्षतिग्रस्तता को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला, जन्म से। जन्म के बाद, और गंभीरता के अनुसार। जन्म से यानी कॉग्निटिव हियरिंग लॉस इस प्रकार का श्रवण ह्रास जन्म से ही उपस्थित रहता है, जैसे आनुवंशिकता या गर्भावस्था के समय कारणों से प्रभावित होकर। यदि किसी व्यक्ति के घर में श्रवण दिव्यांगता है तो उसकी आने वाली 7 पीढ़ियों तक ये संभावना बनी रहती है कि घर में होने वाले बच्चे के जन्म के पश्चात उसमें श्रवण विकलांगता देखने को मिले। या गर्भावस्था के समय कुछ ऐसे कारण होते हैं जो प्रभावित करके जन्म होने वाले बच्चे को श्रवण अक्षम बना सकते हैं। जन्म के बाद एक्वायरिंग हियरिंग यानी किसी प्रकार का श्रवण ह्रास जन्म लेने के बाद से लेकर बुढ़ापे तक किसी भी कारण तक हो सकता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, भाषा सीखने से पहले और भाषा सीखने के बाद। भाषा सीखने से पहले का तात्पर्य है कि जब बच्चे ने जन्म लिया और उसकी क्रिटिकल एज जो 0 से 5 वर्ष तक होती है, जब उसने भाषा न सीखी हो, उस समय में यदि किसी कारणवश उसको श्रवण अक्षमता हो जाती है तो इसको हम मानेंगे भाषा सीखने से पहले। लेकिन किन्हीं कारणों से जब व्यक्ति ने भाषा को पूरी तरह से सीख लिया हो, वो भाषा का प्रयोग कर रहा हो और उसके पश्चात किसी कारण से यदि श्रवण अक्षमता हो जाती है तो इसको यहाँ मानेंगे भाषा सीखने के बाद।
गंभीरता के अनुसार, गंभीरता व डिग्री के अनुसार श्रवण क्षतिग्रस्तता को वैज्ञानिक एवं विषय विशेषज्ञों द्वारा निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो आपको आगे सहायक होगा। जीरो से 25 डेसिबल यानी ये जो तीव्रता है, गंभीरता है डिग्री के अनुसार, ये सामान्य श्रवण शक्ति मानी जाती है। इसको सामान्य माना जाएगा। इसके बाद 26 to 40 dB को माइल्ड, 41 to 55 dB मॉडरेट, 56 to 70 moderately, 71 to 90 dB severe and 91 to affect profound. जी हाँ, सामान्य यानी नॉर्मल, माइल्ड, मॉडरेट, मॉडरेटली सीवियर एंड प्रोफाउंड। इसी प्रकार WHO के अनुसार अगर हम देखें तो वहाँ सिर्फ सामान्य में 0 से 25 डेसिबल दर्शाया गया है, बाकी आपका श्रेणी या डिग्री यही हैं। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अब आते हैं प्रकार के अनुसार।
प्रकार के अनुसार में सर्वप्रथम आता है चलित श्रवण क्षति। जब बोन कंडक्शन का थ्रेशोल्ड समान हो और एयर कंडक्शन का थ्रेशोल्ड असामान्य हो और दोनों के बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक हो, तब इसको हम चलित श्रवण क्षति कहते हैं। जैसे कि यहाँ कुछ शब्द आ रहे हैं, थ्रेशोल्ड, एयर कंडक्शन, इसके बारे में हम स्पेसिफिक जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट पेपर है ऑडियोलॉजी, उसमें इसका हम अध्ययन करेंगे। दूसरी है संवेदी श्रवण क्षति। जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असामान्य हो तथा उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से कम हो, तो इस स्थिति को संवेदी श्रवण क्षति कहते हैं। मिश्रित श्रवण क्षति। जब एयर कंडक्शन और बोन कंडक्शन दोनों असामान्य हो तथा उनके बीच की दूरी 10 डेसिबल से अधिक हो, तो इस प्रकार की क्षति को हम मिश्रित श्रवण क्षति कहते हैं। अब इस प्रकार की क्षति होने से समस्या क्या आती है, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम आसानी से सुनने में कठिनाई होती है, आसानी से किसी भी बात को समझने में कठिनाई होती है, स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं, विचारों एवं आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं, नए कौशलों को नहीं सीख पाते हैं जिसे दूसरों को करते देखते हैं। श्रवण क्षतिग्रस्त होने के कारण श्रवण बधिर बच्चे अपने उम्र के बच्चों के साथ समायोजन नहीं कर पाते। वे अपने को सामान्य से भिन्न समझने लगते हैं और अलग अलग रहने लगते हैं। श्रवण अक्षम होने के कारण उनमें भाषा का विकास बहुत कम या बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। ऐसे बच्चे अपनी बातों को व्यक्त करने के लिए सांकेतिक भाषा का उपयोग करते हैं, यानी कि साइन लैंग्वेज का। ऐसे बच्चों की वाणी एवं भाषा का विकास पूरी तरह से नहीं हो पाता है। वे सरलता से उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इन बच्चों में सामान्य बच्चों की अपेक्षा शैक्षिक उपलब्धि कम होती है तथा इनके लिए श्रवण यंत्र का उपयोग जरूरी होता है। तो ये यहाँ पे हमारे यूनिट 2 का 2.1 समाप्त होता है। अब जो अगला यूनिट 2 का 2.2 है, विजुअल इम्पेयरमेंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। इसके बाद का अध्ययन जिसमें हम दृष्टि दिव्यांगता के बारे में चर्चा करेंगे, उसके लिए हम कल से फिर एकत्रित होंगे। हमारा आपका फिर से कहते हैं कल मुलाकात होगी, जिसमें हम आपको दृष्टि दिव्यांगता के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।